हुए। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 8 का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन विषय पर अध्ययन करेंगे। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाग सेवनिया से उच्चतर माध्यमिक शिक्षक राजनीति विज्ञान। वैसे तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यदि हम विषय को देखें तो वो भूगोल का विषय है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि राजनीति शास्त्र विषय में इसे क्यों रखा गया होगा, इस विषय का अध्ययन हम इसमें क्यों करेंगे। तो हम इसकी गहराई को देखें तो किस बात पर राजनीति नहीं है। जंगल के सवाल पर राजनीति है, पानी के सवाल पर राजनीति है, वायुमंडल के मसले पर भी राजनीति है। इसीलिए पर्यावरण और हमारे प्राकृतिक संसाधन भी राजनीति का प्रमुख हिस्सा बन चुके हैं। गरीबी, महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की ही है, जो विश्व राजनीति के मुद्दों के दायरे में ही आता है। आज वर्तमान पूरा विश्व जिस महामारी कोविड-19 यानी कोरोना से जूझ रहा है, कोई भी बात हम सबसे छिपी नहीं है, जिसमें भी हम ये पाते हैं कि हर जगह हर परिस्थिति को राजनीतिक मुद्दा बनाकर हर व्यक्ति, हर राजनेता ये कहने के लिए खड़ा हुआ है कि मैं अपने क्षेत्र में क्या अधिकतम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और दूसरा क्या नहीं कर रहा है या वो केवल कितना कर रहा है। हर जगह इन्हीं बातों को उछाला जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आगे आने वाले व्यक्ति भी सरकार के ही अंग हैं और सरकार से जुड़े लोगों के माध्यम से ही इसे नियंत्रित भी किया जा रहा है। हम बात करें सेवा क्षेत्रों की, तो हमारा पूरा सेवा क्षेत्र चिकित्सा विभाग, वर्तमान में बच्चों आप देख रहे हो कि कोरोना योद्धा के रूप में चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ रहा है, बिना इसकी चिंता किए कि आगे उसके साथ क्या परिणाम होंगे। शिक्षा विभाग भी वही योद्धा के रूप में सिद्ध हो रहा है, जिसने भी उस महामारी को एक तरफ रखकर और जूझते हुए ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हम यदि अपने हर काम के लिए अडिग हो जाएं तो हम कोरोना जैसी बीमारियों को भी एक तरफ छोड़कर और आगे के कदम बढ़ा सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं पुलिस विभाग को। पुलिस विभाग हर जगह तैनात है, हर जगह तैनात होकर वो उन लोगों की रक्षा कर रहा है जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। कौन इसमें प्रिकॉशन ले रहा है, नहीं ले रहा है, वातावरण को किस प्रकार से प्रदूषित कर रहा है, उसको रोकने का काम हमारा वही पुलिस विभाग कर रहा है, अपने जान के बाजी लगाते हुए या जान की परवाह ना किए बिना। फिर सेना, हमारी सेना भी इन्हीं कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए अपने जान की परवाह किए बिना ही अपनी सेवा समर्पित भाव से दे रहे हैं। हमारे पास प्रतिदिन इन योद्धाओं की खबर मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाती है। हम इसमें भी ये पाते हैं कि जब हम मीडिया में खबरों को देखते हैं या सुनते हैं तो उसमें भी मुद्दे राजनीतिक रूप लिए हुए ही एक दूसरे से हमें लड़ते जूझते ही दिखाई पड़ते हैं, जबकि यहाँ पर प्रमुखता या प्राथमिकता हमारी इस बीमारी से जीतकर हमें अपने अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ना है, ना कि उसे राजनीतिक पहलू बनाकर या राजनीतिक रूप देकर लड़ना या जूझना है। हम अगला कदम बढ़ाते हैं बच्चों, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? क्यों हम पर्यावरण की चिंता करते हैं और वो चिंता करना हमारे लिए अनिवार्य क्यों है?
क्यों हमें ऐसा लगता है कि प्रारंभ में जो एक स्वच्छ वातावरण या अच्छे वातावरण या पर्यावरण को हमने पाया था प्रकृति से, वो धीरे धीरे विषैला या दूषित क्यों होता चला जा रहा है? उसका कारण कौन है? और जिस कारण को या जिसके द्वारा उसे पैदा किया जा रहा है, शायद वही उस खतरनाक परिस्थिति से दूर करने के लिए भी सहयोगी होगा, ऐसा हमारा मानना है। हम देखें, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता भी कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को हैं, मत्स्य भंडार घट रहे हैं, जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हुई है, प्रदूषण बढ़ा है और खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है। वहीं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार देखते हैं कि विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता, जिसके पास स्वच्छ जल भी नहीं है। तीसरा प्रभाव पर्यावरण पर हम देख रहे हैं, प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है। इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा हुआ है, लेकिन इस जैव विविधता वाले भंडार की धीरे धीरे कटाई हो रही है और वनों को काटकर लोग यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता की हानि निरंतर जारी है। चौथी बात हम देखते हैं कि हमारी यह धरती, जिसके ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पांचवी बात हम देखें, इसी वैश्विक राजनीति में हमारा पर्यावरण किस प्रकार से चिंतनीय है, तो पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जबकि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है। यह कथन सत्य है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसे पूरा करने में ही मानव ने आज विश्व की प्राकृतिक धरोहर से छेड़छाड़ करके उन पर अपनी मंजिलें स्थापित कर ली हैं। बच्चों, यहाँ मैंने मंजिलों शब्द उपयोग में लाया है। मंजिलों से मेरा मतलब रहने के स्थान या निवास स्थान से नहीं है, बल्कि अर्थ, धन और पूंजी से है। यानी व्यक्ति पूंजीपति और धनवान बनने की चाह में पेड़ पौधे, उपजाऊ भूमि, जल, वायु, नदियों और समुद्रों के जल सभी को विषैला कर रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और हम ये महसूस कर सकते हैं कि पूरे वातावरण में सांस लेना भी कठिन हो गया है। विश्व व्यापार की बात यदि हम करें तो बाजारों के एकीकरण या वैश्वीकरण ने जो जगह बनाई है, उस वैश्वीकरण और बाजारों के एकीकरण की कल्पना में उत्पादन और नवीन निर्माण करने में धीरे धीरे इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन निरंतर होता चला जा रहा है। हम पहला पॉइंट देखते हैं, मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग, मछली उद्योग। ऐसे लोग जो समुद्री किनारों पर रहते हैं, उन लोगों के लिए भी समुद्र का जो जल है वो विषैला हो चुका है, जिससे उनका वहां आसपास रहना कठिन हो गया है। समुद्री किनारों पर रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि इस विषैले जल में
वो जिस मछली उद्योग को या मत्स्य उद्योग को चलाकर अपने दिनचर्या या रोजी रोटी या रोजगार को पाते हैं, वो संकट में आ चुका है और उसके संकट में आने से उनका खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरी बात हम देखें, पानी में नमक की सांद्रता में वृद्धि। नमक की मात्रा पानी में अधिक होने के कारण या नमक की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण जिस प्रकार की पैदावार फसलों में होनी चाहिए वो फसल उत्पादित नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब मानव कृषि पर ही निर्भर है और उसी कृषि का या अपने रोजगार के साधनों को उत्पादित नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसका जीना या अपने दिनचर्या को चलाना, अपनी न्यूनतम या आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो गया है। तीसरी बात आई, कृषि योग्य भूमि, चारागाह, मत्स्य भंडार और जलाशयों की जल राशि में कमी। कृषि योग्य भूमि, हम निरंतर बार बार एक खेती करके फिर दूसरी खेती करने लगते हैं, फिर तीसरी खेती करने लगते हैं, जिसके कारण हमारी जो भूमि है वो बंजर होती चली जा रही है। साथ ही जिन रासायनिक खादों का और रासायनिक छिड़कावों को हम करते हैं, उससे हमारी भूमि धीरे धीरे बंजर होती चली जा रही है। मत्स्य भंडारों में कमी आ रही है और जलाशयों की जलराशि भी कम होती चली जा रही है, जिसका परिणाम है हम ये पाते हैं कि जो वातावरण है उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। प्रदूषण की मात्रा बढ़ने के कारण खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है। चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ 2006 की रिपोर्ट। 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कल कारखानों से निकलने वाले विषैले जल से पूरा स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है। चूंकि यही जल जनता के उपयोग के लिए उनके घरों तक पहुंचता है, तो वह जल ना ही उनके पीने योग्य बच पाता है और ना ही अन्य उपभोग के योग्य वह पानी बच पा रहा है। तो धीरे धीरे हमारे पूरे विश्व की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि हम केवल अपनी व्यापारिक और आर्थिक स्थिति को या अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विकसित राष्ट्रों के द्वारा अत्यधिक उत्पादन या नवनिर्मित चीजों का निर्माण करने के कारण पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस खिलवाड़ का हम स्वयं अपने जीवन में भुगत रहे हैं, क्योंकि हमें ना ही स्वच्छ खाद्य सामग्री मिल पा रही है और ना ही स्वच्छ वायु का उपभोग हम कर पा रहे हैं और ना ही हमें स्वच्छ जल ही उपलब्ध हो पा रहा है, क्योंकि ये हम जल, वायु या वातावरण को हम स्वयं बना नहीं रहे हैं। प्रकृति प्रदत्त इन चीजों को ही हमें बचा कर रखना है, जिन्हें हम फिर से निर्मित नहीं कर सकते, हमारे द्वारा पुनः इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रकृति से प्राप्त इन चीजों को हमें बचा कर रखना है। यही प्रयास हमें सबको मिलकर करना है। पांचवा है धरती की जैव विविधता। वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा हुआ है, किंतु वनों की कटाई से इसमें कमी आई है। आज हम पूरे वातावरण में जिन फलों को, पेड़ पौधों को, कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को, स्वयं प्राणी को सांस लेता हुआ पा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण हमारी धरती है और इस धरती के अंदर से ही हम उन खनिज पदार्थों को भी प्राप्त कर रहे हैं जिनसे हमने अपने जीवन को
भौतिक सुख साधनों के उपभोग के योग्य बना लिया है और हम आज कहते हैं कि हमने आवश्यकता महसूस की और उनका हमने आविष्कार भी कर लिया है। लेकिन आविष्कार करने के होड़ में या दौड़ में हम ये भूल गए हैं कि धरती की जो जैव विविधता है उसके भंडार को हमने धीरे धीरे खत्म कर लिया है, क्योंकि हमने अपने निवास के स्थान बनाने के लिए वनों की कटाई निरंतर जारी रखी है। और आज भी वही परिस्थिति बनी हुई है। उस परिस्थिति का परिणाम ये हो रहा है कि मानव का इस वातावरण में सांस लेना भी कठिन हो गया है। तो बच्चों, आप सबसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है कि जहाँ कहीं भी हम वनों की कटाई होते हुए देखते हैं तो उस पर भी हम रोक लगाएं, हम स्वयं भी उस कार्य को ना करें और प्रण ये कर लें कि हम अपने घरों में और अपने घरों के आसपास वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करें, ताकि हम अपनी धरती की जैव विविधता को बचाकर और बनाकर रख सकेंगे। फिर हम छठवां पॉइंट देखते हैं वैश्विक राजनीति में ओजोन परत का। धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, जिसे ओजोन परत में छेद होना भी कहा जाता है। और सातवां आ गया वैश्विक ताप वृद्धि, या जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसके कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है और समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने के कारण जो आसपास के तटीय क्षेत्र हैं, उन तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये कल्पना की जा रही है कि यदि हमने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो एक समय ऐसा आएगा कि समुद्री किनारों पर रहने वाले लोग या वहां पर तटीय क्षेत्रों में इतना अधिक जल स्तर बढ़ जाएगा कि क्षेत्र वहां के पूरे डूबने के खतरे में के घेरे में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं बच्चों पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले इस भारी असर की चिंता ने सन 1960 के दशक से ही राजनीतिक रूप ले लिया है। वैश्विक मामलों की हम बात करें तो वैश्विक मामलों से संबंध रखने वाले एक विद्वत समूह ने, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। यह पुस्तक बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बताती है। इस पुस्तक में यही प्रकाशित किया गया कि धीरे धीरे हमारी जो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि हम इन प्राकृतिक संसाधनों की हानि या नुकसान को भोगने के लिए ही तैयार होंगे और उसके नुकसान को प्रत्यक्षतः हम महसूस भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना भी शुरू किया गया, ताकि पर्यावरण को बचाने के भाव स्कूली छात्रों के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाए। इसीलिए इसको क्लास यानी कक्षा के एक अध्याय में शामिल किया गया है, ताकि यदि हम बाकी विकास या उन्नति की बातें, राजनीतिक हर पहलू को या भौगोलिक हर पहलू को जब हम अध्ययन विषय में अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और
इस खिलवाड़ होती हुई प्रकृति को हमारे द्वारा किस प्रकार से रोका जा सकता है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण पर सम्मेलन पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, जिसमें पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को सम्मेलन में एक ठोस मुद्दे के रूप में रखा गया। इसमें लगभग 170 देशों ने भाग लिया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील दोनों ही राष्ट्र शामिल थे। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में एक नियम निर्धारित किया गया। इस नियम को क्या नाम दिया गया, हम ये देखते हैं बच्चों आगे। इस नियम को एजेंडा 21 के नाम से रखा गया। एजेंडा 21 क्या है, हम ये देखते हैं। एजेंडा 21 में यह सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। इसी एजेंडा 21 को उन्होंने नाम दिया टिकाऊ विकास, अर्थात विकसित और विकासशील देशों के द्वारा इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि की जाए जो विकास भी हो, टिकाऊ विकास भी हो, लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में जलवायु और जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में जो नियम निर्धारित किए गए, उसमें एजेंडे 21 के रूप में विकास के कुछ जो तौर तरीके सुझाए गए हैं। इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार का जब नियम बच्चों बनाया जाता है तो इतनी बड़ी जनसंख्या में हर व्यक्ति उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हम तब भी ये पाते हैं कि कई गुट उसमें तैयार हो जाते हैं, कुछ उन्हें मानने को तैयार होते हैं और कुछ उनका विरोध करने को तैयार हो जाते हैं और कुछ दोनों ही पक्ष को मान लेते हैं। तो ऐसा ही जब एजेंडा 21 तैयार किया गया तो आपस में ही कई अंतर और कठिनाइयां जन्म लेने लगीं। इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, और उसे नाम दिया टिकाऊ विकास का। लेकिन यहाँ भी जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी परिवार अपने कदम आगे बढ़ने के लिए बढ़ाता है तो उसकी बुराइयां करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। यहाँ भी स्थिति वही उत्पन्न हुई जिस टिकाऊ विकास यानी एजेंडे 21 को लेकर बात चल रही थी। उसमें कुछ आलोचक आलोचना करने लगे और एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण को निश्चित करने की बजाय केवल आर्थिक वृद्धि रखा गया।